बच्चे के इलाज के लिए कोरबा सिटी जहां ESIC से इलाज चल रहा है, इसके लिए डॉक्टर ने फिर से रेफ़र किया और इसके बाद मैं पुनः वहां जा कर के एक्सटेंशन जो ट्रीटमेंट है बच्चे का उसको इलाज कराने के लिए एक्सटेंशन लेटर पर साइन कराना होता है ESIC कोरबा मेडिकल चिकित्सालय से। इसके बाद फिर से एक सप्ताह के लिए एक्सटेंड होगा इशू और आज मैं फिर से निकल रहा हूँ कोरबा के लिए। सुबह 7:20 पर ट्रेन है। बच्चे हॉस्पिटल में है, विशेष है टेक केयर के लिए। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप ही सभी हर रहा जिंदगी में दूसरी चीज़ की बच्चे को लेकर के खास कोई भी माँ पिता लापरवाही नहीं कर सकता जो कि ऐसे परिस्थिति में हो। फिलहाल तो आप सभी का दुआ है, सभी धर्मों से दुआ मिला जिसके कारण से बच्चे अभी स्वस्थ हैं और ठीक होने की स्थिति में है। और मैं फिलहाल उसके लिए कोरबा सिटी जहाँ से मेरा ESIC का PO है, ब्रांच ऑफिस है, वहाँ से मैं फिर से एक्सटेंड कराने के लिए निकल पड़ा हूँ। और मैं आप सबसे दुआ करता हूँ आप लोगों की दुआ से हुआ है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। जिंदगी में मेडिकल का ट्रीटमेंट लगभग 2019 से लेकर के अब तक सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट में ही लगा रहा। शुरुआत विशेष से हुआ जहाँ रायपुर में लाना पड़ा था TB टेस्ट के लिए, फिर उसके बाद लगातार आवातोड़ मेरे घर में जो परेशानी बढ़ी, बिलीव नहीं होता कि किस प्रकार से वो और अचानक ऐसे कैसे होने जा रहा है। फिलहाल डटा हुआ हूँ, आप सभी का हिम्मत है और आप सभी का आशीर्वाद है जो मैं आज इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मैं विशेष और मेरा बेटा। विशेष इलाज के लिए जब कोविड-19 था, जब उसी समय विशेष का डिलीवरी लिया। कोविड-19 में इशू जो लगभग उस समय वो मैं 4 साल का था तो साथ में रायपुर आया था, जिस कारण से इलाज तो कराना ही था, डिलीवरी कराना था। और उसके पश्चात मैं जब यहाँ आया तो मुझे डर था इस बात का कि कोविड हमारी जैसे बीमारी है और बच्चे साथ लेकर के आते, ठीक वही डर आज मुझे प्रमाणित किया कि बच्चों में भी कोरोना आ गया। वो कब आया? विगत 2019 के बाद 2025 में मेरे बेटे में कोरोना का शिकार हो गया, जिसके कारण उसके अंदर MIS-C जो कोरोना का वेरिएंट है बच्चों में होता है, वो उससे ग्रसित होते थे और वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। जिस कारण से मैंने उनको प्राइमरी स्टेज पर जब बच्चे को इलाज फीवर आया तो मैंने फीवर के लिए नज़दीकी मनेंद्रगढ़ के ACCL हॉस्पिटल में दिखाया। दिखाने के पश्चात उसको शरीर में शॉकिंग प्रॉब्लम हो गया। शॉकिंग बोलने से जहाँ ब्लड क्लॉटिंग होने लग गया था। इसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र उन्होंने किया। उनका कहना था कि ICU में रखना पड़ेगा। ICU नहीं होने के कारण से वहाँ से उन्होंने बोला नज़दीकी 4 घंटे के अंदर अपने बच्चों को शिफ्ट करिए जहाँ पर ICU व्यवस्था हो। ICU व्यवस्था नहीं होने के कारण से उन्होंने अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, जहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाना बेहतर रहेगा तो उन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से देख लें कि जहाँ पर बच्चों को ICU की अच्छी व्यवस्था हो और बच्चे आपके बहुत प्रैक्टिकल केसेस में हैं। मैंने इसी को लेकर के फिर से परमार हॉस्पिटल पहुँचा। परमार हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा इलाज वहाँ भी चला, लगभग ICU में 36 घंटा रहा, लेकिन उसकी स्थिति और बिगड़ती चली गई। फिर वहाँ डॉक्टर परमार सर उन्होंने
व्यवस्था नहीं है। वेंटिलेटर मतलब लाइफ लाइन जहाँ बच्चों को मशीन में डाला जाता है, आप सब जानते होंगे। उसके बाद उन्होंने 36 घंटे के बाद तुरंत उन्होंने मॉर्निंग 7 AM पर उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल लेके जाइए। मैंने वहाँ से डिस्चार्ज कराया। डिस्चार्ज कराने के बाद सडनली एम्बुलेंस बुक करने के बाद रायपुर की ओर पहुँचा, जहाँ पर बच्चे को 6 घंटे के लिए सलाइन चढ़ा दिया और ऑक्सीजन में रखे। उसके पश्चात जब मैंने रायपुर 6 घंटे के पश्चात पहुँचा, जहाँ पर 2 ऑप्शन था मेरे पास किस हॉस्पिटल में जाऊँ। 2 ऑप्शन 2 हॉस्पिटल चुना। एक तो बाल गोपाल जो बहुत ही रायपुर का नामी हॉस्पिटल है। बाल गोपाल सुनते ही ऐसा लगता है जैसे बच्चों का हॉस्पिटल, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। मगर वहाँ पर उन्होंने आधे घंटे के बाद फिर से हॉस्पिटल से मना कर दिया कि यहाँ ICU खाली नहीं होने के कारण से आपको नहीं रख पाएंगे। मैं घबराया हुआ था, बच्चे काफ़ी परेशान थे, सांस बहुत तेजी हो रहा था, हार्ट बीट से बहुत तेज़ हो रहा था। उसके बाद उन्होंने मैं ब्लू बर्ड को चुना। ब्लू बर्ड में ESIC इलाज नहीं हो रहा था, जिस कारण से मुझे कैश पर करना पड़ा। इसके बाद जब ब्लू बर्ड में गया तो ब्लू बर्ड में उन्होंने इमरजेंसी केसेस में गया, जहाँ ICU में एडमिट कर दिए गए। और उसके बाद ICU में रखने के पश्चात महज 12 या 13 घंटे के पश्चात वेंटिलेटर में चला। वेंटिलेटर में जाना और वापस आना, ये सौभाग्य था बच्चे का कि जो इतने संघर्ष के बाद भी वेंटिलेटर से बाहर आया। और मुझे खुशी हुआ। तत्पश्चात लगातार 1 महीना तक IG जो 6 इंजेक्शन के डोजेस होते हैं वो 1.5 लाख रुपये में आए और मेरे पास उतने पैसे थे खर्च करना। मैंने कभी नहीं सोचा कि इस प्रकार से होगा, लेकिन तो रही बात बच्चे का सवाल था, तो जहाँ पर मैं अपना हिम्मत दिखाते हुए तकरीबन 7 लाख तक का इलाज वहाँ चला। उसके पश्चात 1 महीना के लिए जो इन्फेक्शन बचा हुआ था, मतलब उसके जो हार्ट, लंग्स, किडनी थे, सभी काम करना बंद कर दिया था। लंग्स में पानी भरा हुआ था, किडनी काम नहीं कर रहा था, जिस कारण से यूज कर नहीं रहा था, और हार्ट बीट रेट बहुत ज़्यादा था। इसके बाद धीरे धीरे डाउन पोजीशन पर आया, रिकवर भी हुआ। उसके जांघ में सेंटर लाइन लगा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे इंजेक्शन IG और कई प्रकार के तमाम प्रकार के इंजेक्शन जो चल रहे थे वो नस के थ्रू चल रहे थे। तो राइट हिप्स में उनको इन्फेक्शन ऐसा लगा, डॉक्टर कह रहा था कि शायद इन्फेक्शन है। तो एक प्राइमरी स्टेज पर उनको शक हो गई इन्फेक्शन के कारण से अगर नहीं चल पा रहा है तो इसको 2 सप्ताह के लिए ट्रैक्शन रख करके 2 kg वेट में ट्रैक्शन रख करके देखा जाए। तो फिर ट्रैक्शन से कुछ नहीं हुआ। अब समस्या ये थी कि इलाज तो कराना ही है और पैसे भी नहीं है। फाइनली मैंने कई लोगों से मांगा भी और कई जगह से मिला, लेकिन बात की बात है कई जगह इंसल्ट भी हुए और बात बच्चे की है तो फिर होने वाला तो था ही नहीं। फिर मैंने कहते हैं ना कि जो संघर्ष है वो सिखा देता है कि आपको कैसे काम करना। रास्ते बंद नहीं होते, हमेशा आपके रास्ते खुले रहते हैं। फाइनली मैंने सोचा कि जब पैसे है नहीं तो होगा कहाँ से इलाज, तो मैं ESIC हॉस्पिटल कोरबा सिटी गया, जहाँ डॉक्टर पटेल सर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत काफ़ी मदद की मुझे। उन्होंने समझाया किस प्रकार से इलाज किया जा सकता है बच्चे को, और मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की और आज वहीं जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे मतलब ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का जो बोन्स है उसमें इन्फेक्टेड हो चुका है। बोन्स के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू उसके अंदर जो है मवाद भरा हुआ है, ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो ये टूट सकता है। तो मैं फाइनली ESIC से रेफ़र करवाया और बालाजी हॉस्पिटल में जब MRI हुआ, सारे चीज़ हुए। ब्लू बर्ड से बाद MRI बालाजी में हुआ, जहाँ पर पता चला कि बच्चे को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बस यही कहानी यहाँ तक है। बाकी और भी हैं और लगेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूँगा और बात करके ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा कि परेशानी लाखों आए और उनसे कैसे आपको निपटना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है।
ये मैं जब वीडियो बनाऊंगा, और मेरे दोस्त लोग काफ़ी बोलते हैं कि कैसे ये सब कर ले रहा है, तो मैंने उनको बोला कि सारे सभी आप लोगों की दुआ है, और मेरा मेहनत है, वो आपका है, परिवार है। हैरानी बात तब होती है जब आप किसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहे हो, जहाँ नियमित कर्मचारी हो, और वहाँ पर संविदा कर्मचारी, यहाँ मैं एक संविदा कर्मचारी हूँ। मैच मेरी पेमेंट 2016 में 5,000 था, जो अभी बढ़ करके 13,000 की हैंड आता है। इतनी कम पेमेंट में तो मुश्किल है, और इस पेमेंट पर तो सिर्फ घर ही चल सकता है, रोटी खा सकता है, इलाज तो कभी भी नहीं खा सकता। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।